ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और हम दिल की बात कर रहे हैं जगदीश मुखी जी के साथ, जो कि दिल्ली में इस वक्त सबसे वरिष्ठ राजनेता है किसी भी पार्टी की तरफ से। मुखी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया था कि साहब नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में काफ़ी वक्त दिया, 11 रैली कराई, आप इंचार्ज थे जी। और तब हरियाणा में जो जीत पार्टी को मिली उसके बाद से ये परसेप्शन बना था कि दिल्ली में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आपको एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी लोगों ने देखना शुरू किया था। चुनाव का सिलसिला जब दिल्ली में शुरू हुआ तब केजरीवाल ने भी आपको मुख्यमंत्री के तौर में माना, तो दिल में कहीं कहीं तो उठती होगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूं। देखिए, एकदम दिल की बात बताइएगा। दिल की बात बता रहा हूँ, आप हमने समझने की कोशिश करो, हमारा कार्यप्रणाली को समझिएगा। हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, विचारधारा के लिए काम करते हैं और हम पार्टी के सिपाही की तरह से काम करते हैं। और एक सिपाही के नाते से जो भी निर्णय हमारा नेतृत्व करता है उस पर हमें अटूट विश्वास है और उसको हम कार्यान्वित करते हैं। अभी तक तो कभी पार्टी ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी पार्टी के किसी हमारे राष्ट्रीय नेता ने घोषणा की है कि जगदीश मुखी मुख्यमंत्री होंगे? ये भी नहीं कहा की था ना। नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं सवाल है, घोषणा की है क्या? लोगों के अपने असेसमेंट होते हैं, मीडिया के और अखबारों के, वो कभी किसी को हाइप देते हैं, कभी कैसे करते हैं, ये उनका अपना फील्ड है, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते। किंतु पार्टी की ओर से ऐसा कभी कहीं किसी ने नहीं कहा ना मैंने कहा है, ना पार्टी के किसी और नेता ने कहा है। दिल्ली की सियासत में करीब पिछले मेरे ख्याल में 40-50 साल से आप एक्टिव हैं और 35 साल से तो आप सदन का हिस्सा एक हैं। जी। कितना बदलाव आपने दिल्ली की राजनीति में देखा है? दिल्ली की राजनीति में निश्चित रूप से बदलाव आया है। विशेषकर आप देखेंगे, जब से विधानसभा बनी उस दिन से दिल्ली के हाथ के अंदर कुछ ज़्यादा पावर्स आई और हमने उस प्रकार के विधान बनाना शुरू किया। आज हमें, जब सत्ता में आए थे हम, तो मैं वित्त मंत्री था, हमें ना टैक्स लगाने की इजाज़त थी, ना टैक्स हटाने की इजाज़त थी, ना टैक्स घटाने की इजाज़त थी, ना टैक्स एग्जम्प्ट करने की इजाज़त थी, ना टैक्स बढ़ाने की इजाज़त थी। मैं काय का मंत्री था जी फिर? हमने, क्योंकि पहली सरकार बनी थी, पूरी तरह से जद्दोजहद के पश्चात केंद्र सरकार को कन्विंस किया कि वास्तव में आप यदि रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको ये सारी पावर डेलीगेट करनी होंगी। और हमारे बनने के 1-1.5 साल के अंदर ये सारी पावर हमने वापस ले ली। हमें कोई पावर नहीं थी उस समय एक पीएन की पोस्ट क्रिएट करने की भी, ठीक है। तो हमने इसको सारे जो अमेंडमेंट कराने थे, ऑर्डर चेंज कराने थे, सारे कराए हैं। आज इतना परिवर्तन है कि दिल्ली सरकार पहले की तुलना से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एक बड़ा मसला ये रहा है, सिवाय इसके कि एक लॉ एंड ऑर्डर और एक लैंड, ये दो मामले आज दिल्ली की सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के पास हैं। इसी को लेकर के आपको ध्यान होगा, हमने शुरू से, जब महानगर परिषद से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हमारे मैनिफेस्टो में आज भी है। और जब हम सत्ता में आए थे तो उस समय भी की थी कोशिश नहीं की, हम बिल ले आए वहाँ पर, किंतु लेट इसलिए हो गए थे उसमें कि वहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी। एक वहाँ विधानमंडल का एक प्रस्ताव लाना ज़रूरी होता है, वो प्रस्ताव लाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बावजूद हमने ओवरलुक करके वहाँ पर सदन के अंदर बिल लाए दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए, और उसको रेफ़र किया गया सेलेक्ट कमेटी के पास। किंतु सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन जो थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने एक भी मीटिंग कॉल नहीं की, उसको तारपीडो करके छोड़ दिया। आज हम फिर सत्ता में आए हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पे आते ही पहला रेजोल्यूशन हम पास करेंगे और केंद्र सरकार को भेजेंगे, तुरंत यहाँ पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ऐसा हमें विश्वास। नहीं, ये बात तो उस ज़माने में भी हुई थी। और आपने जो कहा कि सेलेक्ट कमेटी को दिया गया था, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक मुझे ध्यान, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक हाउस में बिल पास हुआ था, एक में रह गया था। नहीं, बिल तो सेलेक्ट कमेटी में पास कहाँ से होगा जी? बिल लाया गया सदन पर और बिल को रेफर किया गया सेलेक्ट कमेटी के पास। सेलेक्ट कमेटी के पास सभी मेंबर्स होते हैं पार्टी के, उनके चेयरमैन जो है कांग्रेस के लीडर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता आज, क्योंकि बहुत ही सम्माननीय ओहदे पर हैं वो, तो वो मीटिंग नहीं हुई
और इसलिए वो सारा मामला उस मेरे उसके ये बाद माना कांग्रेस गया की कि अगर उस समय कांग्रेस की सरकार आ गई, उसके बाद 10 साल लगातार जी। हमारी अब सरकार आई है, हम फिर उसी कदम पर आगे अब दोनों नक्शे जगह कदम पर आगे कांग्रेस की बढ़ेंगे। सरकार है, तो अब ये माना जाए कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो दिल्ली वासी भी अपने आप को पूर्ण राज्य का दर्जे के रूप में देख पाएंगे। जी, ये हमारा मैनिफेस्टो के अंदर लिख के दे रहे हैं हम। पहले भी हमारा 67 ऑनवर्ड्स हर मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है। हम कटिबद्ध हैं क्योंकि हमारी ये सोच है, दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है, उसके रहते हुए हमारे निर्णय लेने के अंदर समय लगता है, इसलिए हमारा प्रोग्रेस रुकती है। इसलिए जो अधिकार दिल्ली को, सरकार को या बाकी अन्य राज्यों में सरकार के पास हैं, वो सारे अधिकार दिल्ली की सरकार के पास भी होने चाहिए। ये हमारी निश्चित मत है, इस निमित्त हम कार्य करेंगे। इसके अलावा और कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आप दिल्ली वासियों को लुभाने के लिए, नहीं वोट लेने के लिए अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे? मैनिफेस्टो तो अभी तैयार होगा, मैं उसकी बात नहीं कर सकता मैनिफेस्टो में क्या क्या देंगे, किंतु कुछ चीज़ें सिर पर चढ़ करके बोल रही हैं। जैसे आज दिल्ली में हमारा पीडीएस सिस्टम बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यानी आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया, उसके बावजूद आज गरीबों को राशन नहीं, उनको राशन कार्ड नहीं, ये तो और भी अन्याय हो गया ना। हम इसको सुधारेंगे। आज दिल्ली के अंदर आप देखेंगे ट्रैफिक जाम्स हैं चारों तरफ, 20 लाख लोग आज मेट्रो में सफ़र करते जो हम लाए दिल्ली के अंदर, व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ, हम लाए 20 लाख लोग प्रतिदिन चलते हैं, 20-22 लाख। उसके बावजूद पता नहीं 50 यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिए, उसके बावजूद ट्रैफिक जाम है चारों तरफ है। इसका मतलब हमारी प्लानिंग के अंदर कहीं मेजर ड्रॉबैक है जिसको हम दूर करेंगे। और ये जो हमारी ट्रैफिक जाम की समस्या दिल्ली के लिए भयंकर बन गई है, इसका समाधान देगी भारतीय जनता पार्टी। हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जनता को गुमराह किया, अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित करने के बारे में 2 बार वोट बटोरे, झूठे सर्टिफिकेट दे करके, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे करके, यानी उनके वोट बटोरने के अलावा कुछ नहीं किया, आज तक एक भी कॉलोनी रेगुलराइज नहीं की। हम ये वादा कर रहे हैं, हम रेगुलराइज करेंगे, निश्चित रूप से अभी करेंगे। और इसी प्रकार से जो शाश्वत मुद्दे पहले से चले आ रहे हैं, बिजली पानी की कमी और अपना ये जो टैरिफ, इसका समाधान देंगे। हमने बिजली पानी के बारे में स्पेशली बताना चाहता हूँ। आपने पहले भी सवाल किया गया है कि जी ये आप हरियाणा सरकार आपकी आ गई है, पानी मिलेगा, ये कहने वाली बातें हैं। मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार हमारी आ गई है, पूरा हमें विश्वास है कि हमारा अच्छे संबंध है, जो म्यूचुअल बेनिफिट होगा करेंगे। किंतु बेसिक चीज़ जो है, यदि 15 साल शासन में रह करके श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली के साथ अन्याय किया है, वो पानी ना दे करके, श्रीमती शीला दीक्षित ने लिखित रूप में जवाब दिया मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कहा कि जितना पानी हमें मिलता है उसका 40% पानी वेस्ट जाता है। ये किसके कारण वेस्ट जाता है? दिल्ली जल बोर्ड की अक्रमण्यता के कारण, इनएफिशिएंसी के कारण। हम आएंगे सत्ता में तो ये 40% का जो पानी वेस्टेज है, इसको घटा करके 10% पे लाएंगे, इनएफिशिएंसी दूर करेंगे और 30% पानी की वृद्धि करके हम हर व्यक्ति की प्यास बुझा सकते हैं। तो ये थे बीजेपी के नेता जगदीश मुखी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया, दिल की बात भी की और दिल्ली की बात भी की और दिल्ली वालों की बात भी की। तो इस हफ्ते दिल की बात में इतना ही, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी यूसुफ अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।